Hello students, good morning. So today we are going to discuss continuous mass system. तो हेडिंग डालेंगे continuous mass system. ओके, तो पिछले दो लेक्चरों में हमने किसके बारे में बात करी थी? डिस्क्रीट मास सिस्टम के बारे में। और डिस्क्रीट मास सिस्टम में हमने लीनियर, प्लेनर और 3D तीनों के बारे में बातें करी थी। पोजीशन वेक्टर भी हमने इन्वॉल्व किया था 3D में, सबको समझ में आया था वहां तक, कोई दिक्कत। मोमेंट ऑफ मास निकालना आता हो तो प्लेनर हो, लीनियर हो, 3D हो, हम हर एक का सेंटर ऑफ मास पता कर लेंगे। बेसिकली तीनों कंडीशन में हमने क्या किया? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को पता किया। हाँ या ना? क्लियर यहां तक? आज अपन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो भाई कंटिन्यूअस मास सिस्टम में भी हम अपने डिवीजन ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ओके, दूसरा क्या होगा? प्लेनर। ओके, सो प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। और तीसरा क्या होगा? 3D कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कॉपी पेस्ट, ठीक है ना? ओके, तो ये तीन बातें हम पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल, भाई करना क्या है अपने को, समझो थोड़ी सी देर। हमको करना क्या है? हमको कंटिन्यूअस मास सिस्टम में भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब जैसे लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, तो लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। एक नीडल, एक सुई, है ना? कैसी होती हो, या एक रॉड ले लो, तो वो एक ही एक्सिस पे उसका मास फैला हुआ होता है। बेसिकली उसका जो मास होता है वो एक लेंथ पे होता है, क्योंकि उसकी लंबाई और जो उसकी चौड़ाई है और जो उसकी ब्रेथ है वो बहुत कम होती है, केवल लेंथ पे मास फैला हुआ होता है। हाँ या ना? अगर मैं आपको एक सुई बोलूं और मैं बोलूं कि भाई मुझे पता करके बताओ कि ये कितनी मोटी है, क्या है, हालांकि अपन वर्नियर, कैलिपर और ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो बता देंगे, लेकिन नॉर्मली, है ना, नहीं अपन ऐसे बता पाते हैं, बहुत पतली होती है। तो हम क्या देखते हैं कि भाई इसका जो मास है इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी चीजों को हम किसमें कंसीडर करते हैं? लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा रॉड, सुई, इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? वायर, इलेक्ट्रिकल वायर होता है सबके घरों में, देखा होगा सबने। तो वो जो वायर होता है कैसा होता है? सीधा। उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी लेंथ के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो यहां पे अपन लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे और उनका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। डिफिकल्ट है? नहीं। प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम यानी कि एक पीस ऑफ पेपर, या ये बोर्ड ले लो, ये बोर्ड भी कैसा है? एक प्लेन है, ठीक है? तो कोई भी प्लेन हो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, किसी भी प्लेन पे अगर अपना कोई भी बॉडी है, सिस्टम है, तो प्लेनर कंटिन्यूअस में आएगा। पीस ऑफ पेपर हो गया, आपकी सीडी की डीवीडी मान लो, सीडी डीवीडी कुछ भी, तो क्या होती है? एक सर्कुलर डिस्क होती है और बीच में जगह खाली होती है, लेकिन पूरा तो मास होता है, तो हम उसको भी एक प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक ट्रायंगुलर प्लेट मान लो, एक स्क्वायर प्लेट मान लो, ठीक है ना? ये सब किसके एग्जांपल हो गए? प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के। तो इनका सेंटर ऑफ मास भी अपन बहुत इजीली पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे आते हैं 3D कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अब 3D कंटिन्यूअस मास सिस्टम के अंदर यानी कि एक सॉलिड स्फीयर, है ना? एक सॉलिड स्फीयर हो गया, एक ऐसा स्फीयर जिसमें मास पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये 3D कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। अल्टीमेटली हमें क्या पता करना है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो भाई, आपको अभी यहां पे एक शीट सर्कुलेट हो रही है जिसमें क्या है? आपके कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेज हैं, है ना? मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज हैं, जिसमें आपको ट्रायंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, हेमी स्फीयर, इन सब के बारे में आपको बताया हुआ है कि क्या इनका टोटल सरफेस एरिया है, क्या इनकी वॉल्यूम है। भाई मानता हूं सबको याद होगा, लेकिन अगर मान लो कभी अपन गलती ना करें तो देख लें, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है? तो सबको फॉर्मूले पता है, सबके पास सर्कुलेटेड है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ पे ये वाली बात अवेलेबल होगी, मेंसुरेशन की फाइल। ओके, तो भाई अब हम डिफरेंट ज्योमेट्रीज के साथ डील करेंगे। अब है ना 2 मिनट के लिए मेरी बात और सुनो। अगर मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूअस मास सिस्टम की, तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यानी कि एक रॉड है,
है ना। अब अगर वो रॉड है, चलो इसको अपन एक एग्जांपल के साथ देते हैं। बेटा रॉड देना, एक बेटा रॉड देना ही उठा के, लाओ ये छोटी वाली। ओके, सो हियर इज आवर रॉड। अब इस रॉड में आप देखो, ठीक है, ये रॉड कैसी है, कंटिन्यूअस मास है। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि रॉड के बीच में कहीं पे कोई होल है या कुछ है? नहीं है, ये मास कैसा है, कंटिन्यूअस है ना। तो यहां पे कंटिन्यूअस मास है और देखो कितना छोटा 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 छोटा, बहुत सारा यहां पे इनफाइनाइट मास है जिससे ये रॉड बनी हुई है और कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हो रही है। ओके, तो अब अगर इस रॉड का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना हो तो क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि इसकी लेंथ L है तो ये यहां इसके सेंटर पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा जहां पे इसका पूरा का पूरा मास बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, आप कोशिश करना 2 उंगली पे 1 उंगली पे रखने की, ये ऐसी ही रहेगी, हिलेगी नहीं। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। चलो इतनी बात तो हमें समझ में आई, लेकिन अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई। अभी तक तो क्या होता था डिस्क्रीट मास सिस्टम में कि भाई हम सिस्टम का मास m लेते थे, उसको फाइनाइट मास में तोड़ते थे m1 m2 अप टू mn, और हम क्या करते थे, हर एक m मास का मोमेंट ले लिया करते थे एक रेफरेंस एक्सिस से। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पे अगर ये L लेंथ की रॉड है तो यहां से लेकर के यहां तक इसमें इधर कुछ छोटा सा मास होगा dm, इधर dm, इधर dm, इसको हमको क्या करना होगा, टोटल लेना होगा 0 से L पे। तो जब हम इनफाइनाइट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पे अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम में समेशन को हटा करके इंटीग्रेशन लेकर के आएंगे। ऑल्दो हम देखेंगे फॉर्मूला कैसे आएगा, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे अपन कोई भी चीज, लेकिन मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं आपको क्योंकि आज ही अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो समेशन वी यूज फॉर फाइनाइट पार्टिकल्स, इंटीग्रेशन वी यूज फॉर इनफाइनाइट पार्टिकल्स, उसमें अपन रेंज डाल सकते हैं, है ना। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम में सबसे पहला काम तो हम क्या कर रहे हैं, समेशन को हटा के एक इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, लेंगे यहां पे भी मोमेंट। अब क्या करेंगे अपन, यहां पे एक छोटे से डीएम मास का, डिफरेंशियल मास का, बेसिकली बहुत छोटे छोटे मासेस से बनी है, तो हम उस डिफरेंशियल मास का मोमेंट लेंगे एक रेफरेंस एक्सिस से, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे। यही काम अपन करेंगे। लेकिन अब यार ये तो क्या रॉड थी, अब एक आपके पास एक प्लेन शीट ऑफ पेपर आ गई, उसमें एरिया होगा, फिर अगर मैं कोई आपको दे दूं सॉलिड स्फीयर दे दूं तो उसमें वॉल्यूम होगी। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि यार पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, मास पता करना कि वो मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर कंटिन्यूअस सिस्टम में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड और 3D में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हमें यह पता चल जाए कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हम निकाल ही लेंगे। हमें पता है, हमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता है, हमें यह भी पता है मोमेंट ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकलती है। तो क्या दिक्कत है, कंसेप्ट तो एक ही है। ऐसा थोड़ी कंटिन्यूअस आ गया तो कंसेप्ट बदल जाए, कंसेप्ट तो वो का वही रहेगा। लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये हमें अलग अलग जगह पे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, अब लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम में हम क्या यूज करेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर अपन इनको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम में हम देखेंगे लीनियर मास डेंसिटी के बारे में। लीनियर मास डेंसिटी। प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम में हम बात करेंगे किसकी, सरफेस मास डेंसिटी की, या इसको हम क्या बोलते हैं, एरियल मास डेंसिटी भी बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। बहुत बढ़िया। फिर 3D, यहां पे अब वॉल्यूम आ जाएगा, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी की। यानी कि जो इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। तो भाई फटाफट से देखें, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होती हैं। तो सबसे पहली हेडिंग अपनी क्या हो जाएगी, लीनियर मास डेंसिटी। भाई लीनियर मास डेंसिटी को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं लैम्डा। और अगर इसकी डेफिनेशन आप मेरे से पूछें तो इसमें क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी में
जो मास होता है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक लेंथ पे अगर मेरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर मास डेंसिटी को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। और मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ। दिस m इज मास एंड दिस l इज लेंथ। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आपको यह बोल रहा हूं कि समझने की कोशिश करना, हालांकि जो अपन आगे जब अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास पता करेंगे तब भी हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, बट एज ऑफ नाउ अगर आपको बोला गया है कि L लेंथ पे आपका जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो कि ये एक रॉड है, मान लो कि ये एक रॉड है L लेंथ की और इसका मास है m, है ना, यूनिफॉर्म रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है m मास की और इसका जो लेंथ है वो L है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये तो पता है अगर यूनिफॉर्म है तो कहीं ना कहीं बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन हमें तो भाई हमारा मोमेंट ऑफ मास से ही इसको पता करना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं L लेंथ पे जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यानी कि एक यूनिट लेंथ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्या वो m/L होगा। और अगर मैं इसी में एक छोटा सा पोर्शन ले लूं dx, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं मैं अगर dx, और अगर मैं पूछूं कि भाई इस dx पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो आप क्या बोलेंगे m/L इंटू dx। तो मैं बोलूंगा कि यार इस dx पे जो डिफरेंशियल मास है वो कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि जो डिफरेंशियल मास होगा dm वो m/L dx के बराबर होगा। और ये m/L क्या है, ये m/L ही तो लैम्डा है, तो यानी कि आप क्या बोल सकते हैं dm बराबर लैम्डा dx। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर यहां से समझ में आता है वेल एंड गुड, इसका मतलब आप अपना होमवर्क करके आए हैं, आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आए हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आए देन ऑल्सो नो नीड टू वरी, क्योंकि जब अपन आगे अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास पता करेंगे आपको ये बातें बहुत इजीली समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे, अभी तो हमने लीनियर मास डेंसिटी की बात करी। अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं तो यूनिट क्या होगी, मास अपॉन लेंथ है, यानी कि किलोग्राम पर मीटर। तो भाई इसकी यूनिट भी लिख लो, यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर। ठीक है ना। एक और बात, लीनियर मास डेंसिटी हमने पता करी है, क्यों? क्योंकि हमें जो डिफरेंशियल मास था वो किसके बराबर है वो हमें पता करना था। ऐसे हर एक बॉडीज में जो डिफरेंशियल मास होगा और अगर वो मास लेंथ के फॉर्म में बिखरा हुआ होगा तो हम उस मास को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए बेसिकली मैंने आपको ये सब टॉपिक पढ़ाया है अलग से, ठीक है ना। ऑल्दो ये सब बातें हम यूनिट एंड डायमेंशन में भी कर सकते थे, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में अगर मैं आपको ये सब बातें बताता डिफरेंशियल और ये सब, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में नहीं आता। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वी आर गेटिंग द थिंग्स। ओके, सो अगला हेडिंग लेते हैं अपन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेस मास डेंसिटी। भाई किसी को भी डाउट हो तो बीच में पूछ सकता है। सरफेस मास डेंसिटी, ये सब बातें जो अभी मैं बता रहा हूं, अभी जैसे मैंने ये बताया लीनियर मास डेंसिटी, अभी आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे 12th क्लास में, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, वहां पे भी आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर अटक जाएंगे अपन, और वहां पे अधिकतर फैकल्टीज यही बात बोलेंगे कि जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था लीनियर मास डेंसिटी वैसा ही ये है। अब कुछ बच्चों को तो 11th में हवा ही नहीं लगी क्योंकि घूमने से फुर्सत नहीं थी, है ना। तो इसीलिए चीजों को ध्यान देना, जो अभी समझ में आ गया वो आ जाएगा, वरना ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, एरियल मास डेंसिटी भी बोलते हैं। अगर ये बोर्ड है तो ये क्या है, एक प्लेन है। अगर मुझे इस बोर्ड की डेंसिटी पता करनी है तो मैं क्या डेंसिटी यूज करूंगा, सरफेस मास डेंसिटी, है ना। यानी कि इसके एक छोटे से डिफरेंशियल मास पे कितनी डेंसिटी है, यानी कि मास अपॉन एरिया। कैसे डिफाइन करते हैं अपन इसे, इसका सिंबल तो होता है बेटा
सिग्मा, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा बराबर मास अपॉन एरिया। ठीक है, दिस इज योर मास एंड दिस इज एरिया। अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं तो यूनिट क्या बोलेंगे आप, यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर इस बोर्ड का आपको मैं बोलूं कि भाई मुझे इसका डिफरेंशियल मास बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर जो मास है वो एरिया पे फैला हुआ है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, यानी कि जो डिफरेंशियल मास होगा वो छोटे से एरिया पे होगा। तो भाई एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 यूनिट एरिया पे कितना मास हो गया, मतलब कितनी डेंसिटी हो गई, मास अपॉन एरिया। ओके, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई बहुत छोटा सा अगर मैं एरिया ले लूंगी तो बहुत बड़ा, अगर मान लो मैं इतना छोटा सा बिल्कुल पॉइंट साइज का एलिमेंट अगर लूं, जिसको मैं डीए बोल रहा हूं, डीए इज वेरी नेग्लिजिबल, है ना। तो अगर मैं इस पे पूछूं आपको, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इस पे कितना आएगा, m/a इंटू डीए। अब बेसिकली ये जो m/a डीए है, ये क्या है, बहुत ही छोटे से एलिमेंट पे मास है, यानी कि ये क्या हो गया, मैं क्या बोल सकता हूं कि डिफरेंशियल मास इज इक्वल्स टू m/a डीए। अब m/a तो यार सिग्मा होता है, यानी कि सरफेस मास डेंसिटी है, एरियल मास डेंसिटी होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, dm बराबर सिग्मा डीए। ये एक और रिजल्ट आ गया अपने पास, समझ में आए, आगे बढ़ते हैं। और एक और अपनी हेडिंग आती है यहां पे, जिसको हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल जिसे हम बोलते हैं रो। बेसिकली ये सब आपके लिए नई यूनिट्स आ रही हैं, दोज हु आर स्टडिंग 11th फॉर द फर्स्ट टाइम, उन सब के लिए ये सब यूनिट्स, रो जो है मेरे ख्याल से शायद पहली बार ही आ रही होगी। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये सिंबल होता है इसका रो का। और अगर इसकी डेफिनेशन आप मुझसे पूछें तो डेफिनेशन क्या होगी, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू m/v, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो आप लोग यूनिट लिख लेंगे इसकी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास क्या हो गया किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या हो गया मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अच्छा, तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट वॉल्यूम पे, यानी कि वॉल्यूम के अंदर मास है ना। जैसे कि सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर में से मैं सॉलिड हटा दूं तो क्या रह जाएगा, हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे फुटबॉल है, एक मान लो फुटबॉल के अंदर आप मास भर दो, बिल्कुल हार्ड हो जाएगी वो, तो उसमें क्या हो गया, वॉल्यूम पूरा का पूरा आपने फिलअप कर दिया, तो वो क्या होगा, सॉलिड हो गया। तो ऐसे एग्जांपल किस में आएंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी में। कितनी वॉल्यूम कवर करी उसने, है ना, कितनी डेंसिटी है उसमें। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि भाई वॉल्यूम में मास है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में क्या ये होगा। अच्छा, अगर 1 यूनिट पे ये होगा, और अगर मैं उसका बहुत छोटा सा एलिमेंट लेता हूं उस वॉल्यूम का, dv, तो आप क्या बोलेंगे, dv बराबर m/v dv। तो यानी कि उस पर्टिकुलर बॉडी के एक छोटे से एलिमेंट को अपन ने लिया है, यानी कि छोटे से एक वॉल्यूम को लिया है dv को, तो उसमें अपन ने क्या देखा कि भैया इतना मास है। तो यानी कि जो इसका डिफरेंशियल मास होगा dm, क्या वो इसके बराबर होगा m/v dv के। अब m/v तो यार रो के बराबर होता है, तो यानी कि जो उसका डिफरेंशियल मास था वो किसके बराबर हो गया, रो dv के,
एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो देखा ओके दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर इतना मास है, फिर हमने एक यूनिट वॉल्यूम में मास पता किया तो m/v आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया dv और उसके ऊपर देखा तो ये आया। यानी कि जो छोटी सी वॉल्यूम थी, क्या उस पर छोटा सा मास भी होगा, जिसको हमने क्या बोलते हैं डिफरेंशियल मास। तो उस डिफरेंशियल मास के हमने इसके बराबर कर दिया, यानी कि डिफरेंशियल मास हमें पता चल गया इतना है। क्योंकि ये जो मास है ये किससे, ये जो यूनिट मास है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक एलिमेंट वॉल्यूम के साथ। तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशियल मास, और m/v को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, रो से। समझ में आई? अब ये तीनों बातें जो हमने यहां करी है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी, अब क्या होगा, अब मैं आपके सामने ऐसे चीजें डालूंगा और आप इजीली उसे कैलकुलेट कर लोगे। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला रॉड का मुझे सेंटर ऑफ मास बताइए, देखिए इधर बेटा, अगर अब मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे रॉड का सेंटर ऑफ मास बताइए, तो क्या आपके लिए दिक्कत होगी? नहीं होगी, आप इजीली बता देंगे, क्योंकि अब आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना आ जाएगा। अगर मैं आपको दूं एक डिस्क, एक सीडी या डीवीडी दूं, आप उसका मेरे को क्या बता देंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे। अगर मैं आपको हॉलो स्फीयर दूं तो आप मुझे बता देंगे। अगर मैं आपको एक ट्रायंगुलर प्लेट दूं, एक स्क्वायर प्लेट दूं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट दूं, आप इजीली इसको यूज करके मुझे उसका डीएम यानी कि डिफरेंशियल मास अगर आपको मिल जाएगा तो आप आगे की कार्रवाई खुद कर लोगे। ओके, अगर आपको यहां पे कोई 3D ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है तो उसका भी आप यहां से मास कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना? ठीक है, ओके। अब एक बात और लिख लेते हैं, फिर आप लोग नोट कर सकते हैं। हमने डिस्क्रीट जब पढ़ा था, डिस्क्रीट मास सिस्टम, तो हमारा जो फॉर्मूला आता था वो क्या, उसमें क्या होता था, समेशन mi(xi) अपॉन समेशन mi, i इक्वल टू 1 से n, i इक्वल टू 1 से n। ठीक है, मतलब डिस्क्रीट मास सिस्टम में हमने हर एक फॉर्मूले में देखा है कि समेशन आया। इसका रीजन मैंने आपको शायद बता दिया है, फिर से देख लीजिए कि ये ऐसा इसलिए था क्योंकि यहां फाइनाइट मासेस थे। क्या थे यहां पे? फाइनाइट मासेस थे। 1 से n तक जा रहा है, लेकिन n का मतलब इंफिनिटी नहीं है, फाइनाइट है यहां पे, है ना? अब हम यहां पे जो देख रहे हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम में हम अब एनरोल करेंगे, यानी कि हम एनरोल क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे समेशन को इंटीग्रेशन के साथ। क्या करेंगे, हम समेशन को रिप्लेस करेंगे किससे? इंटीग्रेशन के साइन से। ये समेशन है और ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो अब यहां पे अंदर क्या फॉर्मूला होगा वो हम अभी तो निकालना सीखेंगे, अभी तक हमने बात ही नहीं करी है लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम की। अभी तो हम बिल्कुल ओवरऑल नॉलेज ले रहे हैं कि कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या होता है। तो कुछ कुछ ऐसा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनफाइनाइट पार्टिकल्स की बात करेंगे। किसकी? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की बात आते से हमने क्या कर लिया, हमने हमारे काम को इजी वे में करने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प ली है। अब तो इंटीग्रेशन करेंगे अपन कुछ ना कुछ रेंज के लिए, और जो भी अपनी बात होगी यहां पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट होगा वो यहां पे फिल करेंगे। क्लियर? नोट करें यहां तक, देन विल मूव ऑन विद लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं और लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला लेंगे अपन लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ओके, नोट कर लिया होगा सबने? लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो अब अपन क्या करेंगे, मास को लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमने यहां पे इसके ऊपर एक रॉड रख रहे हैं, ठीक है ना। और लेट से कि इस रॉड का मास m है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l लेंथ की ये रॉड है। लेट से ये इसका कुछ यहां पे सिनेरियो है, l लेंथ की रॉड है और m इसका मास है, और हम ये बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे है। तो अब देखो यहां पे अपने को क्या पता करना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि इस रॉड पे सेंटर ऑफ मास कहां होगा। जैसे कि अभी अपन ने देखी थी वो रॉड, और उस रॉड पे अपन ने क्या किया था, अभी देखा था ना अपन ने रॉड देखी थी, इस रॉड को अपन ने क्या किया था, इसका एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट किया था जहां पे ये बैलेंस हो जाती है, यानी कि उसके बाद फिर ये गिरती नहीं है। जैसे कि ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया अभी, ठीक है ना, यहाँ पे बैलेंस है, सारा का सारा मास यहाँ पे कहीं पे कंसंट्रेटेड है। तो वही चीज अपन यहां पे फाइंड आउट करने वाले हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगी। तो कंसेप्ट तो वही लेना है, मोमेंट ऑफ मास, लेकिन अब कैसे अप्लाई करना है ये थोड़ा सा देखते हैं। तो ये रॉड है ना, क्या कर रहे हैं हम, इसको स्लाइस कर रहे हैं, बहुत छोटे 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 एलिमेंट पे इसको कट कर दीजिए। तो आप क्या पाएंगे कि यहां पे ये आपको मैं केवल दिखाने के लिए यहां पे थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं ये, वरना ये इतना छोटा है कि ऐसे दिखेगा नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया। अगर ये पूरा m मास है तो ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंशियल मासेस से मिलकर के बना होगा। तो मैंने एक बहुत छोटा सा डिफरेंशियल मास लिया है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, dm। दिस इज dm, ठीक है ना। और क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो dm मास है ये x डिस्टेंस की दूरी पे है। कितनी की दूरी पे है, x डिस्टेंस दूरी पे है। और ये जो आपको एक्सिस दिख रही है y एक्सिस, मैं इसको कैसा कंसिडर कर रहा हूं, एक रेफरेंस एक्सिस मान रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब अपन क्या सोच रहे हैं, ओके ये dm मास है लेकिन पूरे सिस्टम का मास तो m है, तो ये किससे बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे dm से बना हुआ है, मिलकर के बना हुआ है। तो अगर मुझे इसका टोटल मास लिखना हो, या टोटल मास भी छोड़िए, अभी सिर्फ मुझे ये बताइए इस रॉड में जो dm मास है, अगर मुझे dm मास का मोमेंट लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, क्या बेटा, dm इंटू एक्स मास इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये y एक्सिस इसके लिए परपेंडिकुलर पे है, तो इससे इसकी दूरी मैंने कितनी बता रखी है, x। तो x इंटू dm, ये क्या हो गया, इसका मोमेंट ऑफ मास ऑफ वन डिफरेंशियल मास, यानी कि केवल एक dm का है ये। अब आप बोलेंगे सर ये रॉड तो बहुत बड़ी है, ये तो l लेंथ की रॉड है और इसका मास तो m है, तो यानी कि आपको अगर सारे के सारे पार्टिकल का मोमेंट लिखना हो, यानी कि मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अगर आपको लिखना हो, तो आप क्या करोगे, इस dm को यहां पे आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, और कहां से कहां तक में इंटीग्रेट करोगे, 0 से l तक, ठीक है। इस x को यहां लिखो ताकि आप लोग को समझने में कंफ्यूजन नहीं हो, dmx, ठीक है ना। पहले आपने केवल dm मास का मोमेंट लिया, dm मास का मोमेंट लिया तो क्या आ गया, dm इंटू एक्स। लेकिन जब पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंट लिया तो उसको 0 से l तक के लिए इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि dm इंटू एक्स जो होगा, या जो dm होगा वो मास तो पूरा लेना पड़ेगा ना। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इंटीग्रेशन 0 से l dm, ये क्या है बेसिकली, ये है मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि मास ऑफ द रॉड, पूरी रॉड का जो मास है वो क्या है, ये इंटीग्रेशन dm 0 से l। तो हमने पूरे मास का क्या किया, मोमेंट पता किया, और वो कितना आ गया, ये, ओके। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं
उसके बाद सपोज ऐसा हो रहा है, ये रेफरेंस एक्सिस यहां से हटाता हूं मैं अभी, आप लोग जानते ही हैं कि ये क्या है, रेफरेंस एक्सिस है। अब देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये आपका रेफरेंस एक्सिस है। और सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है और वही सेंटर ऑफ मास होता है। ओके, तो भाई हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को सोचा और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि भाई लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो रेफरेंस एक्सिस से जो उसकी दूरी होगी, क्या वो मैं उसको बोल सकता हूं XCOM, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि सारा का सारा मास यहां पे कंसंट्रेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये रॉड M मास की है तो वो पूरा का पूरा M मास यहीं पे कंसिडर्ड अपन करेंगे, क्योंकि मास में तो हम कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं। अब यहां पे हमने क्या लिया था, एक एलिमेंट लिया था, एक एलिमेंट मास लिया था DM, और पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया था, इंटीग्रेशन 0 से L और DM। तो यानी कि यहां पे भी कितना मास है, ये जो मास है ये क्या है, बेसिकली DM इंटीग्रेशन 0 से L है, जो इस पॉइंट पे रखा हुआ है, और इसका मोमेंट XCOM, और ये वाला मोमेंट ऑफ मास ऑफ अ पॉइंट मास शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो यही हम यहां पे करने वाले हैं। अगर मैं इसका मोमेंट लिखूं तो कितना होगा, मोमेंट ऑफ पॉइंट मास, तो ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से L DM और XCOM, हाँ है ना, आएगा ही। तो हम यहां पे इनको बराबर कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम with respect to reference axis should be equal to moment of mass of the point mass with respect to reference axis। यानी कि हम यहां पे क्या कह रहे हैं, हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन 0 से L DM इंटू एक्स, ये क्या है, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ अ पॉइंट मास विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, और वो कितना आया है, DM 0 to L और XCOM। तो ये वाली बात तो हमें पता है कि अगर ये रॉड एक्स एक्सिस पे रखी हुई है, इसका मास लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास भी इसी एक्सिस पे आएगा, इसी रॉड पे आएगा, और इसी लेंथ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी पे आएगा, हाँ या ना। इसका मतलब मैं क्या पता करने की कोशिश कर रहा हूं, XCOM। तो XCOM मैं यहां से कितना लिख सकता हूं, XCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स DM 0 to L अपॉन इंटीग्रेशन 0 to L DM। ये विजिबल है सबको, ये विजिबल है बेटा, पीछे सबको, पीछे तक, हाँ विजिबल है, ओके। तो क्या यही फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं ज्यादातर बुक्स में, हर मतलब चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई भी बुक हो, सब जगह पे यह फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया जाता है। बेसिकली वो कैलकुलेट इस तरह से होता है, ठीक है, नोट करिए यहां तक। तो अब देखो यहां पे समझ में तो आ गया होगा ये। अब यहां पे एक चीज और है जो आपको समझनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी थी, लीनियर मास डेंसिटी, और उसमें हमने डीएम को कैलकुलेट किया था, और डीएम कितना आया था, लैम्डा डीएक्स या m/l dx। तो यहां पे ये जो डीएम है, ये डीएम की वैल्यू आप लीनियर मास डेंसिटी से रिलेट करके यहां पे पुट कर सकते हैं। यही रीजन था कि मैंने आपको लीनियर मास डेंसिटी पहले पढ़ाई और ये फॉर्मूला बाद में डेराइव कराया।
क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था, आप लोगों ने अगर बुक्स वगैरह देखी हुई है तो आपको पता तो होगा कि फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये हमें थोड़ा सा जानना था। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएम, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मास के रेस्पेक्ट में आप एक्स लेंथ का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो? तो यहां पे डीएक्स होना चाहिए या एक्स की जगह एम होना चाहिए, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना उसके रेस्पेक्ट में दूसरी बात होनी चाहिए ना यार। तो वो चीज नहीं हो रही यहां पे, तो अपन ने इसको क्या किया, डीएम को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एम बाय एल डीएक्स, है ना, या एम बाय एल को भी अपन लैम्डा लिख सकते हैं, सो लैम्डा इंटू डीएक्स। तो लैम्डा डीएक्स यहां आएगा, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन ऊपर होगा, फिर यहां पे लैम्डा डीएक्स, तो लैम्डा फिर बाहर आ गया, डीएक्स का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट और बाकी कैलकुलेशन फिर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसके ऊपर एक प्रोफाइल लेते हैं, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। तो अगर ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट पे, और यूनिफॉर्म रॉड के अंदर हम अब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे अपन ने ये एक्स सीओएम को फाइंड आउट किया है, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाई सीओएम और जेड सीओएम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऐसे प्लेनर पे आएंगे एक्स और वाई की बात करेंगे, 3D पे आएंगे तो एक्स वाई जेड तीनों की बात करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ की एक रॉड ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसका मास m है और इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक ये कितनी है, l है। और मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ये जो रॉड है ये लीनियर मास सिस्टम के अंदर, मुझे पता चल रहा है अब कि ये लीनियर मास सिस्टम में है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे x एक्सिस पे रख दिया और यहां पे मैंने इसे y एक्सिस पे रख दिया। और अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि रेफरेंस एक्सिस क्या है, सबको पता है y एक्सिस यहां पे एज अ रेफरेंस एक्सिस काम कर रहा है। तो अब क्या होगा कि मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। अब देखो, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है और इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है वो यूनिफॉर्म रॉड बोल रहा हूं ना मैं, तो यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, यानी कि हर जगह बराबर बराबर, हर एक स्लाइस पे बराबर बराबर मास है। वरना रॉड तो ऐसी भी हो सकती है, इधर का मास ज्यादा इधर का मास कम, तो आप फिर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है लेंथ के अंदर, हर एक छोटी छोटी स्लाइस पर बराबर मास है, तो बिना देखे भी हम बोल देंगे कि सर इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो L/2 पे आएगा, बोल सकते हैं हम। लेकिन हमें अभी कैलकुलेट करना है कि ये कैलकुलेट कैसे होगा, और कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, यही कंसेप्ट यूज करेंगे मोमेंट ऑफ मास का। बेटा देखो इधर, मोमेंट ऑफ मास का कंसेप्ट यहीं पे अपन यूज करेंगे, ठीक है। जो भी मोबाइल यूज कर रहा है प्लीज बंद करें उसे, यहां पे ध्यान दें, ठीक है, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं ये सब बातें। तो अब यहां पे ये L लेंथ की रॉड है, तो हमको पता चल रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो L/2 पे ही आएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब कैसे पता करेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनिशिएट किया, हमने क्या किया, इस रॉड को बहुत छोटी छोटी स्लाइसेस में कट किया, और एक स्लाइस का जो मास था वो कितना था, dm, कितना था, dm। यानी कि ये जो dx एलिमेंट है, भाई ये एलिमेंट भी कितना है, dx एलिमेंट है और उसका मास कितना है, dm है। तो अगर अब मुझे इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो वो करने की जरूरत है क्या कि सारा मास एक पॉइंट पे इकट्ठा होगा, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं। पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी कहीं ना कहीं वो कितनी होगी, XCOM। तो भाई लो, XCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L x dm अपॉन
इंटीग्रेशन 0 to L और ये dm। तो अब इस केस में देखो लेंथ पे L लेंथ पे L इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है ना, कैपिटल L कर दो इसे, कैपिटल L लेंथ पे इसका कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यानी कि एक यूनिट लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, m बाय L मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये छोटी सी dx पे कितना होगा, तो भाई आपने क्या बताया सर, dx पे m बाय L dx होगा। और हम जानते हैं कि ये जो m बाय L है ये क्या है, ये दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। तो यानी कि हमने क्या पता किया कि एक छोटे से मास यानी कि एक डिफरेंट, डीएम का माने क्या होता है, डिफरेंशियल मास, डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशियल मास। तो डिफरेंशियल मास कितना हो गया, लैम्डा डीएक्स, ठीक है। तो अब डीएम की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इससे, ठीक है। तो भाई आओ इस इक्वेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और एक्स सीओएम बेसिकली हमें पता करना था। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से L। अब 0 से L क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ओरिजिन इसका रेफरेंस एक्सिस 0 पे है और ये रॉड कहां पे एंड हो रही है, L पे। तो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा, यहां पे डिस्टेंस तो ले लिया चलो x, और dm की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, लैम्डा dx अपॉन dm। तो ये वाला dm की जगह भी क्या पुट होगा, लैम्डा dx, और x एक्सिस पे इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, 0 to L। ओके, सो एक्स COM इज इक्वल्स टू, अब लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, और x का dx के साथ अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर बाय 2 0 to L अपॉन लैम्डा, और यहां पे भी लैम्डा बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, x 0 to L। तो आप देख सकते हैं एक लैम्डा से लैम्डा यहां पे कैंसिल आउट हुआ और बचा कितना, L स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय L। तो हमको क्या पता चला कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 डिस्टेंस पे आया है। यानी कि अगर ये टोटल L लेंथ की थी तो इसका सेंटर यहां से यहां पे भी L/2 और यहां से यहां पे भी L/2, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच आया है क्या, इसका सेंटर ऑफ मास। तो इजी था ही हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो समझिए यहां पे हमने क्या किया, हमको एक मास दिया हुआ था जो कि एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। हमने उस लेंथ को बहुत छोटी छोटी एलिमेंट्स में काटा, यानी कि बहुत छोटी छोटी स्लाइसेस हमने करी, और एक स्लाइस को हमने क्या एलिमेंट माना, डीएक्स एलिमेंट, और उस डीएक्स एलिमेंट पे कितना मास था, कुछ डिफरेंशियल मास था डीएम। अब हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला ये है, मैं अगर डायरेक्ट बोल रहा हूं कि फॉर्मूला ये है तो अब डर तो नहीं लग रहा, हमें पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। क्या ये फॉर्मूला ऐसे आया है, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम को किसके बराबर किया, मोमेंट ऑफ मास ऑफ अ पॉइंट मास, एंड ऑब्वियसली बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस एक्सिस। तो अगर हमें पता है कि यूनिफॉर्म रॉड के लेंथ में लीनियर मास डेंसिटी का फंडा यूज होना है, लीनियर मास सिस्टम यूज होना है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया एक ही एक्सिस पे। ओके, ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या पता चला कि भैया डीएम यानी कि डिफरेंशियल मास कितना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा यार ये टोटल L लेंथ है, इस L लेंथ में अगर m मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसकी एक यूनिट पे कितना मास होगा, तो भाई m/L हो गया। फिर मैंने बोला अच्छा, यानी कि dx लेंथ पे कितना होगा, m/L इंटू dx होगा, तो m/L इंटू dx कर दिया। अब मैंने ये देखा अगर एक छोटे से एलिमेंट dx पे m/L यानी कि इतना मास है, हाँ, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एक डिफरेंशियल मास के बराबर हो गया। तो m/L को भी मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा, और उसको मैंने क्या किया, यहां पे इस फॉर्मूले में dm को रिप्लेस कर दिया लैम्डा dx से, एंड द कैलकुलेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो फाइनली मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिली L/2। लेकिन ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस से L/2 दूरी पे मेरा सेंटर ऑफ मास है। लेट्स से कि कहीं यहां पे आई होगी, ऐसा नहीं है कि dx मैंने जानबूझ के बीच में लिया था, कहीं पे भी लो dx, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल आप इंटीग्रेट तो कर ही रहे हो। तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहां पे आया, तो यानी कि y एक्सिस से L/2 दूरी पे मेरा सेंटर ऑफ मास है, और मैं जानता हूं कि इस टोटल लेंथ ही कितनी है, इस रॉड की L है, टोटल लेंथ ही कितनी है, L है, तो यानी कि बाकी की दूरी भी कितनी होगी, L/2 L/2, ठीक है।
चलो नोट करो इसे, फिर आगे एक और एग्जांपल देखते हैं सेमी सर्कुलर वायर का, और वो उसके ऊपर भी अपन सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नोट करिए यहां तक। ओके, तो यहां तक अपने को समझ में आया। अब चलो अब अपन बात करते हैं कुछ और बातों की। यहां तक तो नोट कर लिया होगा। अब अपन कुछ ऐसी बॉडीज देखते हैं जो कि सिमेट्रिकल होती हैं, जैसे कि एक सर्कल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी इस तरह की बॉडीज होती हैं। एक रिंग और मान लो, एक तो चलो इसी को रिंग मान लो, है ना, दिस इज रिंग। रिंग एक और ले लो यार, ये लो, इसको बोल दो सर्कल, इसको बोलो रिंग, ठीक है। ये एक स्क्वायर प्लेट और ये एक ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे सिमेट्री की बात हम करते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो अगर देखो मैं सिमेट्री ऐसे देखने की कोशिश करता हूं, ये क्या डाली मैंने, एक वाई एक्सिस पे एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो वाई एक्सिस के इधर का पोर्शन और वाई एक्सिस के इधर का पोर्शन बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। और अगर मैं एक एक्सिस ऐसे ले लूं तो यानी कि जिस पॉइंट पे ये कोइंसाइड होती है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होती हैं, वो इनका क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहां से जैसा है वैसा ही ऊपर है। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0,0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया, ओरिजिन पे ही आ गया, ठीक है। उसी तरह से यहां पे देखो, यहां पे भी ये कोइंसाइड हुए, दिस इज 0,0 और ये इसके सेंटर ऑफ मास हो गया। अब ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, मीडियंस। तो एक मीडियन आई है, ठीक है ना, एक मीडियन जाएगी ऐसे और एक मीडियन जाएगी इनको ऐसे क्रॉस करते हुए, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होता है ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होता है। अब रिंग देखो, मैंने आपको क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास या तो सिस्टम पे होता है या सिस्टम के बाहर भी होता है। अब रिंग जो होती है वो बीच में से हॉलो होती है, लेकिन अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो यहीं पे कहीं पे होगा बीच में। और अगर इसमें भी आप सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री कैसे होगी, या तो वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, दोनों तरफ के पोर्शन अपने को देख सकते हैं। तो एक तरफ का कोऑर्डिनेट अगर आप केवल आधा चलो इसको तो अभी अपन समझ ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यहां पे भी क्या होगा, 0,0 सेंटर ऑफ मास सेंटर पे। और इन सब बातों से हमें एक और बात ये पता चलती है कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही आ जाए तो मोमेंट ऑफ मास 0 हो जाएगा उस साइड का, ठीक है। सपोज जैसे 1D में देखें अपन, मैंने आपको क्या बोला था कि ये बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग हैं, और अपन ने बोला कि इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे है। तो ये कुछ ना कुछ दूरी पे था, XUM दूरी पे था, और ये हमारी क्या होती थी, रेफरेंस एक्सिस होती थी। अगर मैं बोल रहा हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी रेफरेंस एक्सिस पे आ जाए, वो इसी ओरिजिन पे आ जाए, तो मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, बताओ। मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, 0। अरे भाई किससे मल्टीप्लाई करोगे, उस मास को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे जो रेफरेंस एक्सिस के साथ हो गया। रेफरेंस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 0। तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ मास क्या आ गया, 0। तो XUM क्या हो गया, 0 इस लाइन में। तो इसी चीज को अभी आगे भी अपने को बेसिकली क्या, अभी मैं वो बताऊंगा आपको, सेमी सर्कुलर रिंग में सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं। तो उसमें छोटे से कंसेप्ट अपने काम आते हैं,
तो इसलिए मैं आपको ये पहले यहां पे बता दिया। ठीक है, नोट कर लिया ये। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर ओरिजिन पे या हमारे रेफरेंस एक्सिस पे ही अगर सेंटर ऑफ मास आ जाए, तो अगर वो सिमेट्रिकल है और हमने आधा पोर्शन ही कंसीडर किया है, तो कोई भी एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना, कैसे होता है चलो देखते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग। बेसिकली क्या है, वायर देखा, वायर, इलेक्ट्रिकल वायर। अगर उस इलेक्ट्रिकल वायर को मैं ऐसे मोड़ दूं तो क्या हो गया, वो सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। पूरा ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो रिंग बन जाती है ना। ठीक है, अब अगर उसी वायर को मैं ऐसे खोल दूं तो क्या वो रॉड की तरह बिहेव करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो हमको क्या समझ में आ गया कि सर ये लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन है और इसमें लीनियर मास डेंसिटी का एनरोलमेंट होने वाला है। क्या ये दो बातों की फील आती है आपको, एक इसकी और इसकी, इस क्वेश्चन को देख करके? तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा कि भाई हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसमें एक रेफरेंस एक्सिस डाली है। अब एक बात सोचने की कोशिश करना, अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूं तो अब ये सेमी सर्कल से कंप्लीट सर्कल हो गया। तो इसका रेडियस लेट से कि कुछ आर है, लेट से कि कुछ आर है। अब इसमें सिमेट्री देखो, ये इसमें सिमेट्री आ रही है ना, तो यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इस पॉइंट पे होगा। चाहे इस एक्सिस से सिमेट्री लो चाहे उस एक्सिस पे सिमेट्री लो, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे होगा, अगर ये पूरी की पूरी रिंग कंप्लीट होती तो। लेकिन अपने केस में तो ऐसा है ही नहीं, ये नीचे का पोर्शन तो है ही नहीं। ठीक है ना, ये नीचे का पोर्शन तो हमको गिवन ही नहीं है, हमको तो केवल ऊपर ऊपर के पोर्शन की बात करनी है। तो ऐसे केस में ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि अगर हम केवल आधी रिंग की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं आएगा, लेकिन जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सिस पे होगा, ये वाली बात कंफर्म है। तो अब क्या करेंगे अपन, लेट से कि मैंने इसको पुट अप कर दिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है ना, तो अब मैंने क्या देखा कि यार अगर मेरा सेंटर ऑफ मास यहीं पे कहीं पे आएगा, लेट से कि मैंने मान लिया कि सपोज यहां पे कहीं पे मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो अब थोड़ा सा मैं क्या कोशिश करूंगा कि मेरा काम आसान हो जाए। यार अगर मेरे क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं 2-3 घंटे थोड़ी ना लगाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, मैं तो चाहूंगा जल्दी से जल्दी मेरा काम हो। तो मैंने बस इतना सा आइडेंटिफाई किया, मुझे पोजीशन नहीं पता सेंटर ऑफ मास की, लेकिन पता है कि इसी एक्सिस पे कहीं पे होगा, है ना। तो अब मैंने क्या किया, ओके ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लिया, इधर और इधर ये आपस में सिमेट्री है, इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर इसी सेंटर ऑफ अगर इसी एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास है तो यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन अपन डालते हैं एक्सयूएम पता करने के लिए, क्योंकि भाई यहां पे तो मुझे एक्स और वाई दोनों में बात करनी होगी। तो अगर एक्सयूएम की अगर मैं बात करूं तो एक्सयूएम यहां पे क्या हो जाएगा, बताइए, एक्सयूएम यहां पे क्या होगा, क्या 0 हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं एक्सयूएम को लेता हूं तो एक्सयूएम को लेना मतलब कि कोई ना कोई मास होगा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो यहां पे 0 है और वो किसका, एक्सयूएम का। तो मैं किसके लिए बात करूंगा, केवल और केवल वाईसीयूएम के लिए मैं यहां पे बात करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या पता करना है, वाईसीयूएम, और वाईसीयूएम का भी फॉर्मूला क्या होगा, वाईडीएम
अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, जैसा पहले निकाला था फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही ये वाला फॉर्मूला होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे थोड़ा सा ये देखो, हम यहां पे क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। और पहले तो ये देख लेते हैं कि सपोज यहां से यहां तक का एंगल थीटा है, तो ये जो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक मान लो अब इसे, लेट से कि ये जो एलिमेंट ले रहे हैं अपन, ये इतना, लेट इट बी dx एलिमेंट, और इसका जो एंगल है लेट इट बी वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे इस आर्क की लेंथ बताओ, ये जो लेंथ आ रही है ना इतनी, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये लेंथ बताओ, यानी कि हम क्या बात करेंगे, देखो ये कैसा माना है अपन ने, एक रॉड की तरह माना है, तो रॉड का एक छोटा सा डिफरेंशियल मास अपने को चाहिए होगा, डीएम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो वो छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट अपन ने यहां पे लिया है dx, और इसमें कुछ ना कुछ डीएम मास होगा बिल्कुल। अब इस dx की लेंथ कितनी होगी, ये dx की लेंथ अगर मुझे पता करनी है तो यानी कि मुझे क्या पता करना है, थीटा बराबर जानता हूं मैं आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा मुझे पता है कितना है, डी थीटा, आर्क मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी कि dx मुझे फाइंड आउट करना है, और r ये क्या है, r रेडियस है। बहुत बढ़िया, तो dx कितना आ गया मेरे पास, r d थीटा, ठीक है ना, यानी कि ये dx मेरे पास कितना आ गया, r d थीटा। चलो तो अब क्या करना है मुझे, यहां पे y पता करना है। y कैसे निकलेगा, y यानी कि इस सेंटर ऑफ मास से ये दूरी, क्योंकि अगर मैं YCOM निकाल रहा हूं तो इस केस में जो मेरा रेफरेंस एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, रेफरेंस एक्सिस क्या होगा, यहां पे x एक्सिस होगा, तो x एक्सिस से जो दूरी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो y होगा। तो अब देखो यहां पे ये थीटा है ना, और ये r है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये r, या ऐसे भी नहीं तो देखो इस ट्रायंगल को यहां अलग से ले लो, इस ट्रायंगल को यहां अलग से ले लो, ये आपका थीटा, ये आपका r, ये आपका थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अगर मुझे P अपॉन B में रिलेशन चाहिए या P अपॉन H, तो P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि P क्या है, P तो यही है, और H क्या है, R, यानी कि P अपॉन R। तो अब मुझे P फाइंड आउट करना है, तो क्या क्या हो जाएगा यहां से, P बराबर R साइन थीटा। अब इसी तरह से अगर मुझे B फाइंड करना है, ये तो कितना आ गया, R साइन थीटा। अब ऐसे ही अगर B पता करना है, सो B अपॉन H इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कि B इज इक्वल्स टू R कॉस थीटा, क्योंकि H की जगह में क्या पुट कर दूंगा, R, तो ये कितना आ गया, R कॉस थीटा, यही वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर R साइन थीटा एंड दिस डिस्टेंस विल बी योर R कॉस थीटा, ठीक है। तो y मेरे पास आ गया dm। अब मुझे dm पता करना, और मैं जानता हूं कि dm किसके बराबर होता है, क्योंकि यहां पे ये दोनों बातें अप्लाई हो रही हैं, तो मैं जानता हूं कि dm किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू dx के। तो dx क्या होगा, dx मेरा कितना है, r d थीटा, यानी कि मेरा जो dm है वो लैम्डा r d थीटा के बराबर होगा। तो भाई dm भी पता चल गया और y भी पता चल गया, सब पता चल गया। अब तो बस YCOM निकाल लो कितना आएगा। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करें। YCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y, और y किसके बराबर है, r साइन थीटा के बराबर है। dm किसके बराबर है, dm इज इक्वल्स टू लैम्डा r d थीटा अपॉन टोटल अपॉन, और यहां पे इंटीग्रेशन होगा किसका, dm का, और dm किसके बराबर है, लैम्डा r d थीटा के। अब देखो ये इतना करना तो कोई बड़ी चीज नहीं थी, इतना करना तो हमने नॉर्मली आता है, लेकिन अब बात ये है इसमें लिमिट क्या डालेंगे। तो देखो लिमिट कैसे डालनी है, हमको क्या करना है, इस सेमी सर्कुलर वायर का, ये सेमी सर्कुलर रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग करी छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके, और उस छोटे से एलिमेंट पे हमने हमारा फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन ये छोटा सा एलिमेंट, यानी कि हमने क्या किया, इस वाली जो रिंग है, देखो हमने क्या किया है, ये जो रिंग है कुछ इस तरह से, तो हमने इसमें ऐसे छोटे छोटे
इस वाले सेंटर से नहीं है, ये अगर अपन मान रहे हैं तो ये ऐसे छोटे छोटे इसमें स्लाइसेस अपने को यहां पे दिख रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उन स्लाइसेस को बेसिकली टोटल इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन मींस एडिंग अप द थिंग्स। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो लिमिट लगाऊंगा, कहां से, थीटा की लिमिट 0 डिग्री से 180 डिग्री, यानी कि 0 से 180 को मैं क्या बोल सकता हूं, पाई भी बोल सकता हूं। तो 0 से पाई की लिमिट लगा दूं। ओके, तो यहां पे लिमिट हो गई अपनी कितनी, 0 से पाई। इधर भी लिमिट कितनी होगी, 0 से पाई, क्योंकि थीटा की लिमिट लगानी है अपने को। तो भाई जो जो कांस्टेंट है अपन ने उनको बाहर लिया, जैसे कि आर स्क्वायर लैम्डा को बाहर लिया, और अंदर क्या रह जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, डिवाइडेड बाय यहां पे लैम्डा आर को बाहर लिया और अंदर क्या बच गया, डी थीटा। 0 से पाई, 0 से पाई। अब अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आंसर आएगा, लेट्स इंटीग्रेट दिस। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये कितना हो गया, अच्छा ये देखो आर से एक आर गया, लैम्डा से एक लैम्डा गया, ठीक है ना। सो दैट विल बी माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से पाई, और बाहर अपने पास एक आर मौजूद है, और नीचे पाई माइनस, या ऐसे लिख देता हूं थीटा 0 से पाई, ठीक है, माइनस कॉस थीटा पाई। तो कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई, देन प्लस कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0, ठीक है। तो कॉस पाई तो -1 होता है, -1 इंटू माइनस +1 हो गया, तो यानी कि यहां पे 1, और कॉस 0 तो 1 होता है, हम जानते ही हैं, अपॉन पाई। तो कितना आंसर आ गया, 2r अपॉन पाई। अब थोड़ा सा ध्यान और दो, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पे है, 2r अपॉन पाई। ओके, 2r अपॉन पाई, इसका मतलब क्या हुआ, 2r अपॉन 3.14, 2r अपॉन 3.14। तो अगर अपन इस डायग्राम पे आए, है ना, इस डायग्राम पे आए, इतना तो पता है कि इस एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास है, लेकिन इस एक्सिस पे 2r अपॉन पाई की लोकेशन क्या है, बता सकते हो क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेट्स मेक इट मोर क्लियर, है ना। तो हमें पता है 2r अपॉन 3.14 हमारा सेंटर ऑफ मास आया है, यानी कि ये क्या है हमारा, YCOM, सेंटर ऑफ मास आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, मुझे इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या पता है, 2r अपॉन 3.14 की नियरेस्ट वैल्यू होगी लेट्स से 2r अपॉन 4। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऐसे समझने के लिए कर रहे हैं। अगर देखो यहां से 1, यहां से 2, तो बेसिकली r/2 हो गया, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है और ये r/2 कुछ हो गया, ठीक है ना। यानी कि 2r अपॉन 3.14 इज ग्रेटर देन r/2, यानी कि r/2 के तो ये ऊपर ही होगा, ठीक है ना। देखो अब इधर वापस, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये टोटल r है, तो इस r का सेंटर कहां हो गया, ये यहां r/2, तो r/2 से बड़ा है, यानी कि ये कहीं यहां पे कहीं पे होगा, ठीक है ना। दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास 2r/2, 0,2r/2, ये 0,2r/2, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई थी, हमें अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लगानी है, तो मैंने उसको पता करने के लिए उसकी नियरेस्ट वैल्यू मैंने लिखी 2r/4। डिनोमिनेटर ज्यादा तो वैल्यू छोटी आएगी, इसका डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू यहां पे बड़ी आएगी, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो यहां पे जो वैल्यू थी, यानी कि ये जो वैल्यू आई यहां पे r/2 के ऊपर ही होगी। कहां पे होगी, ये r/2 के ऊपर ही होगी, इसीलिए हमने वहां पे उसकी लोकेशन को ऊपर बताया है, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं वहां पे चल करके कि कैसे होता है। तो आइए अपन देखते हैं कि हमने एक बात बोली थी कि सेंटर ऑफ मास हैवियर मासेस की तरफ डाइवर्ट होता है, अपने आप को अट्रैक्ट करता है किधर, हैवियर मासेस की तरफ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ने की कोशिश करता हूं। देखो ये मैंने सेमी सर्कुलर रिंग को ध्यान से देखना, ये यहां पे एक पार्ट ऐसे लगाया और एक कट मैंने यहां पे मान लो ये ऐसे तोड़ा, ठीक है ना। तो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है।
सेंटर ऑफ मास ये r/2 था, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस क्या थी, r/2। तो सेंटर ऑफ मास r/2 के ऊपर आया, तो जहां पे ज्यादा मास होता है वहीं पे तो आता है। अब नीचे वाले पोर्शन में देखो, ये छोटा सा मास, बहुत कम मास है, और ऊपर वाले पोर्शन में देखो बहुत ज्यादा मास है। तो बिल्कुल सही बात है, जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ होगा। तो यानी कि यहां पे अपना सेंटर ऑफ मास आ गया। आज जो अपन ने पढ़ाई करी उसमें कोई दिक्कत, ठीक है, तो नोट करिए यहां तक, और मैं एक बार और इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, नोट करिए पहले। ओके, तो समझ में आया यहां पे हमने क्या किया, हमने आज लीनियर कंटीन्यूअस मास सिस्टम पढ़ा जिसमें हमने एक रॉड का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करी। सिमिलरली हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जो कि क्या था, एक सेमी सर्कुलर रिंग, जिसको हम अगर खोले तो एक रॉड के फॉर्म में वो आ जाएगा। हमने इसमें क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx और सेंटर ऑफ मास पता करने की कोशिश करी। और यहां पे हमें एक्सियम पता करने की कोशिश क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमें यह पता है कि ओरिजिन पे अगर आप देखें सेंटर ऑफ मास तो मोमेंट क्या आएगा, 0, यानी कि एक का मोमेंट तो यहां पे क्या हो गया, 0, एक के लिए बचा, तो हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, अगर ये पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं पे है तो हमने उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करी। वो कितना है, 2r/2 बाय ऑल दिस कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो अब r/2 तो आ गया, या सॉरी 2r/2 आ गया, लेकिन 2r/3.4 2r/π है, सॉरी 2r/π है ये, है ना। 2r/π हमारा यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब अगर ये सेंटर ऑफ मास अपना यहां पे आया है तो ये कितना ऊपर है और कितना नीचे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब एक चीज तो हमें पता है कि जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे ये देखा कि अगर मैं इसका नियरेस्ट कोई वैल्यू देखूं, यानी कि 2r/4, तो ये क्या हुआ, r/2 से बड़ा हो गया, इसलिए अपन ने इसको यहां पे रखा, ठीक है। और एक और चीज है, अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहें तो सेंटर ऑफ मास YCM, तो YCM हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, यहां पे जो रेफरेंस एक्सिस होती है वो क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस ही तो होती है। तो यानी कि YCM जो हमें वैल्यू देता है वो एक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो देता है। तो ये क्या हो गया, यहां से जो ये वैल्यू जा रही है ऊपर, ये दिस इज योर YCM, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार दिक्कत आ जाती है कि पॉइंट आउट करने में कि इसको ऊपर लें या नीचे लें। तो मेरे ख्याल से ऐसे समझना अपने लिए ज्यादा इजी था। आज के लेक्चर के लिए काफी है, जितनी पढ़ाई करी है रिवाइज करना है इसे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं अपन और आगे की। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।